नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। कहां खतरे के निशान पर आई केतन नदी, आगरा जिले में किसने की प्रेस वार्ता और कहां बिक रहा है 300 रुपए का कोविड टीका। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरा जिले के मुख्य सचेतक विधान मंडल दल भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय विधायक द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज जो कराए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। विधायक योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि ताजनगरी में गंगा जल प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद वह एसएन मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गए थे। इसके लिए वह सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी कॉलेज का कार्य करा चुके हैं। अस्पताल को एम्स की तर्ज पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की कवायद लगातार जारी है। तो हाथ में लिया था और ईश्वर की कृपा से आप सबके दुआओं से उसे पूरा किया। दूसरे कार्यकाल में एसएन मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन करने के संकल्प लिया और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके भेजा। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी और नड्डा जी से भेंट की। मुख्यमंत्री से भेंट करके मुख्यमंत्री जी को एक बार यहाँ लाके दिखाया एसएन मेडिकल कॉलेज, और दिनेश शर्मा जी जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको 2 बार लेकर आया। उसके बाद इसमें गति प्रदान हुई और 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी गुजारिश पर हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि एसएन मेडिकल कॉलेज को वो अपने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज़ 4 के अंतर्गत लिया और उसमें सुपर स्पेशलिटी वार्ड खोलने के लिए 200 करोड़ का अनुदान केंद्र प्रदेश सरकार को भेजा। योगी जी ने उसमें 100 करोड़ का अपना अंशदान करके इसका विकास कराया। आज एसएन मेडिकल कॉलेज की ये है कि इसमें पिछले 4 साल में जो प्रगति हुई है कि बर्न यूनिट ऐसी खुल रही है जो सफदरजंग से ज़्यादा आधुनिक है। आई हॉस्पिटल, आई विभाग का ओटी इतना बढ़िया है कि वो एम्स से ज़्यादा आधुनिक है। और अभी हाल में उसकी उपलब्धि ये है कि वहाँ के डॉक्टर शेफाली मजूमदार ने एक ऐसा ऑपरेशन किया है जो बेमिसाल है और आँखों के पुतली की परत को ऑपरेट करके उन्होंने रोशनी प्रदान की है ये। और दूसरी बात यह कि केजीएमयू के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज है जहाँ की इसका पुतली बदलने का काम का ऑपरेशन शुरू होगा। ऐसे ही अभी हाल में 1 महीने पहले डायलिसिस का एक एसी वार्ड बना है जहाँ गरीब लोग अपना डायलिसिस करा सकेंगे। आज स्थिति हमको इस बात की खुशी है कि 2016 तक जहाँ पर जनता ये जाना नहीं चाहती थी एसएन मेडिकल कॉलेज में, इस दौरान मुझे हम पे फ़ोन आते हैं बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े रईसों तक के कि हमको एसएन मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराइए। ये कोरोना काल जो बीता है उसमें मेरे पास जाने कितने फ़ोन आए जिनकी प्रथम प्राथमिकता एसएन मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी। मेरे को ये जब उनके एसएन मेडिकल कॉलेज प्रथम प्राथमिकता होती थी तो ये खुशी होती थी कि मेरे प्रयास और हमारे नेता मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद का परिणाम है कि आज आगरा को चिकित्सीय सुविधाओं की आधुनिक चिकित्सीय सुविधाएं मिल रही हैं। और वो दिन दूर नहीं जबकि हमारे जब ये पूरा सुपर स्पेशलिटी वार्ड खुल जाएंगे तो आगरा की जनता को लखनऊ, चेन्नई, दिल्ली और जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। यही उनका इलाज संभव हो सकेगा। ये हमारी सरकार की उपलब्धि होगी और मेरे कार्यकाल की उपलब्धि होगी। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद जालौन के ग्राम पंचायत चंदावली में थाना कंजौर के चौकी बहादुरपुर इंचार्ज ने ग्रामीण इलाकों में मेडिकल टीम के साथ पहुंचकर लोगों को दवा दिलाई और नदी के पानी की ओर जाने वाले लोगों को रोका और सचेत किया। जालौन से सी न्यूज संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के रतनपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 300 रुपए का टीका बिक रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। कुछ लोगों की आपत्ति है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी द्वारा वैक्सीन पर पैसे लिए जा रहे हैं। अधिक संख्याओं में लोग लाइन में लग रहे हैं। कर्मचारियों के द्वारा अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते जनता परेशान है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में महिला शिक्षा मित्र ने छेड़खानी के आरोप में शिक्षक को पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वैसे शिक्षा मंत्री के विधानसभा इटवा के खुनिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय अगरदीह का पूरा मामला है, जहां 3 दिन पूर्व का मामला बताया जा रहा है और ये वीडियो 3 दिन पहले का ही बताया जा रहा। बीएसए राजेंद्र सिंह ने बीईओ को जांच के आदेश दिए। वहीं विद्यालय पर प्रधानाध्यापक मनोज कुमार के अलावा सहायक अध्यापक तेजपाल और शिक्षा मित्र पूनम की तैनाती की गई। बीएसए राजेंद्र सिंह ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।
सिरोंज शहर में हुए बाढ़ जैसे हालात, जहां केतन नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर दिखाई दे रहा। सिरोंज का केतन डैम भी खतरे के निशान के करीब छरछरा चालू होते ही शहर की कई बस्तियों में पानी भर गया। तहसील कार्यालय से लेकर पंचकुइयां और निचली बस्तियों में भी पानी भर गया है। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश को लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है। लगातार बारिश से कई कच्चे मकान ढह गए, जहां समय से पहले ही सिरोंज का केतन डैम भर गया और पिछले दिनों से हो रही बारिश से छरारा से चालू होने के कारण केतन नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से उसके आसपास बनी निचली बस्तियों में पानी भर गया। वहीं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। अनुविभागीय अधिकारी अंजलि शाह के साथ थाना प्रभारी गिरीश दुबे, नगर पालिका सीएमओ रमाकांत शर्मा और पुलिस बल के साथ शहर का भ्रमण कर रहे हैं। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में एक सप्ताह पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे और शातिर बदमाशों पर शिकंजा कसने की हिदायत दी थी। लेकिन एक सप्ताह बाद ही बागपत के रमाला थाना क्षेत्र के जीवाना गांव के रणवीर हत्याकांड में जिला कारागार में बंद हिस्ट्री शीटर की धमकी से दलित परिवार ने दहशत के कारण गांव ही छोड़ दिया और पलायन कर परिवार के सभी सदस्य हरियाणा चले गए, जहां पीड़ित परिवार के सदस्यों का आरोप है कि सुरक्षा न मिलने और अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़ने का फैसला लिया गया। क्या नाम आपका? राहुल है जी। गाँव जिमाना जी। क्यों जा रहे भैया आप सामान लेके? बस जी सामान लेके मेरे भाई का मर्डर हो गया था जी 10 तारीख को 6ठे महीने में। और जी उसके बाद दबाव बनाया जा रहा हमारे पास फैसले के लिए। और उसके बाद जी वो जो मर्डर हो गया था, जो नाम थे वे नील क्लियर आ रहे, जैसे कि विशु ने और राजकुमार ने, उनकी क्या झगड़ा था, उन्होंने ही मारा। विशु ने गोली मारी उसके, हम मौजूद थे वहीं पे, और उसे ही चक्कू लगा के बाहर कर दिया सीओ साहब ने। और राजकुमार का कोई रोल ही नहीं रखा उसमें। उसमें तो कुछ टीचर भी है। हाँ मैंक है जी। मैंक और विशु ये दोनों हथियार ले रहे थे जी, और इन्होंने गोली मारी और फिर भी उनका नाम काट दिया जी विशु का, और इसका विशु के खिलाफ चक्कू लगा दिया जिसमें गोली मारी थी उसने। और राजकुमार ने भी वो ले रहा था चक्कू। और अब आप लोग गांव छोड़ के जा रहे हो? हाँ जी बस जा रहे जी। तो आपको कुछ दवा बना जा रहा? हाँ जी दबाव बनाया जा रहा जी। क्यों यहाँ पे कम से कम जब मेरा भाई मरा उससे 10-5 दिन बाद ही गोली भी चली, मतलब गोली भी यहाँ सामने गोली गाड़ी छोड़ के चले गए थे। खतरा जी है जी जान का, बस और क्या करें। और इमारत तो जोड़ का करें, बताओ क्या करें। और बस पुलिस तो सुरक्षा जी लगी थी जी, ये तो कोई सुरक्षा नहीं, ये तो जी चल रहा बस ऐसे गुजारा। बस अपना कहीं बाहर देखेंगे, ये कह रहे जनामत हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं गई तो फिर उसको फंसा रखा, ऐसा कहा जा रहा पुलिस ने। बताओ फिर क्या करेंगे। वो बाहर आ जाएगा, वो राजकुमार वो और को देगा पीछे देगा, फिर हमें मरवाओगा। वो तो बाहर आ जाएगा, अब नु कह रहे 16 तारीख को बाहर आ जाएगा, तो वो तो बाहर आ जाएगा, वो पैसे देगा, पैसे वाली पार्टी, अगले ने पैसे पर रखे सारे, तो वो तो फिर पैसे देगा, फिर बाहर आ जाएगा। बताओ हम क्या कर सकते, तो हमें तो जाने में ही लाभ है। देखिए रमाला थाना क्षेत्र में गांव जीवाना में 10 जून को एक रणवीर उर्फ बूरा नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। उस मुकदमे में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था और एक तमंचा और एक चाकू आला कत्ल बरामद किए गए थे। और उसके बाद वहाँ तीनों अभियुक्त उसके बाद से लगातार जेल में हैं। आज ये मीडिया से ये एक वायरल वीडियो के माध्यम से पता चला है जिसमें कि पलायन वाली बात सामने आई है, लेकिन वहाँ जाके जब परिजनों से, उनके चाचा से पता किया गया तो उनका कहना है कि इनका जो राहुल हैं, इनका पानीपत में हरियाणा में प्लॉट हैं पहले से, जिस पे काम चल रहा था मकान का, और 4 दिन पहले वो भी वहाँ से आए हैं लौट के, और इस वहाँ पे किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए ये परिवार वहाँ गया है और वहीं अपने प्लॉट पे रहने के लिए गया है। जो धमकी या दबाव वाली बात ऐसी कोई गांव में किसी ने बताई नहीं है। और इनसे भी संपर्क किया गया तो इनके भाई ने बताया कि हम लोग यहाँ कंपनी में काम करने के लिए आए हैं और यहाँ रहना चाहते हैं, किसी ने कोई समस्या नहीं है। बाकी जो वीडियो की और इनके कथन की जाँच कराकर और जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बागपत से सी न्यूज संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट।
देश भर के साथ रेवाड़ी में भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। शिवरात्रि के चलते शहर के मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए सुबह सवेरे से ही शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और रेवाड़ी शहर के मंदिर बोल बम के जयकारों से गूंज उठे। शहर के 12 पत्थर श्री घंटेश्वर महादेव, सोलाराही, 12 हजारी, कटला बाजार सहित विभिन्न शिव मंदिरों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में विशेष उमंग और उत्साह देखने को मिला। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मंदिरों में किस तरीके से कतारों में खड़े होकर श्रद्धालु भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुपालना करते हुए मंदिरों में मास्क व सामाजिक दूरी बनाते हुए जलाभिषेक किया गया। हम ये कहना चाहेंगे कि शिवरात्रि को परम में भोलेनाथ की पूजा करके बड़ी शांति मिली। हम चाहते हैं कि दुनिया भर में शांति बनाए रखे और कोरोना नाम की महामारी खत्म हो, जिससे कि ये देश का थोड़ा सुधार हो। बाबा भोलेनाथ में सब पर कृपा करते हैं, इसलिए दया और शांति चाहते हैं। जय भोले। जय भोले, हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय। जो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है भगवान की शिवरात्रि, अर्थात इस दिन भगवान का शिव विवाह भी किया जाता है। इसको पूरे उसमें बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्रद्धालु सवेरे से ही जलाभिषेक कर रहे हैं, लेकिन कोरोना कारण जो कावड़िए जो उत्साह होना था उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें कमी दिखाई दे रही। बाकी है कि इसका डिस्टेंस रख के श्रद्धालु थोड़ा थोड़ा करके आ रहे हैं, पूरा अपनी श्रद्धा से जलाभिषेक कर रहे हैं। तो क्यों मनाई जाती शिवरात्रि या जिस तरह इस दिन का हमारे मेरे शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का विवाह हुआ। डिस्टेंस से थोड़ा थोड़े करके सैकड़ों की तादाद के अंदर श्रद्धालु आएंगे, तो तब तक लगा रहेगा, शाम तक लगा रहेगा। मंदिर में गंगा जल की व्यवस्था की गई है भक्तों के लिए। गंगा जल के अंदर प्रबंधक की तरफ से गंगा जल की व्यवस्था की गई है, जो वितरित किया जा रहा है। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। कासगंज जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर मरीज द्वारा ऑक्सीजन की कमी के चलते एम्बुलेंस में ही दम तोड़ने का मामला सामने आया, जहां मृतक के भाई ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। आपको बता दें कि सोरो थाना क्षेत्र के ग्राम गडरपुरा की रहने वाली शकुंतला देवी ने बताया कि उनके बेटे नंद किशोर को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसे गुरुवार दोपहर को कासगंज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए कासगंज के ही एक दूसरे सरकारी अस्पताल अशोकनगर सीएचसी में रेफर कर दिया गया। यहां हालत में सुधार नहीं होने के चलते अशोकनगर सीएचसी से बेटे नंद किशोर को सरकारी एम्बुलेंस अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, जहां से कुल 5 किलोमीटर की दूरी पर निकलते ही एम्बुलेंस में लगे सिलेंडर की ऑक्सीजन खत्म हो गई। मरीज ने तड़प कर दम तोड़ दिया। वहीं मृतक के भाई का आरोप है कि सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उनसे 1200 रुपए की मांग की थी। भाई जब इस संबंध में कार्टून सीएमओ अनिल कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी। हालांकि मृतक के परिजनों ने कोतवाली कासगंज में तहरीर दी है। संबंध में जांच की जाएगी और अगर एम्बुलेंस कर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है अम्मा आपका? शकुंतला। क्या घटना हुई है? मेरे लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, तुम रेफर करो सुखनगर तो जगह तुम वहाँ को ले जाओ अलीगढ़ का। तो देखो अलीगढ़ को ले गए तो इन जगह सिलेंडर हमने हेल्ला पूरा तो का पूरा अम्मा टेंशन मत करो, बामा कैसे जाइए नहीं बैठी गई सिलेंडर में ढोलना पा। अच्छा। लला ढोलना पा खत्म हो गया। मेरे लला बहुत मुश्किल से प्राण लेकर लला के जो गाड़ी रोक के जा। क्या नाम था भैया का? नंद किशोर नाम। कितनी उम्र थी उनकी? 27 साल की। सांस की बीमारी थी क्या? सांस की ना ही सांस लेने में परेशानी। कितने दिन से परेशानी थी? फैशन हो 1 महीना हो गया अलीगढ़ इलाज हो तो मैं आऊँ। कोरोना तो नहीं था उनको? कोरोना टेस्ट हुआ था? सब टेस्ट मेरे जरा सब धरे चेकअप। कौन सा गांव है आपका? मेरे गडरपुरा गाँव। थाना कौन सा? जो अभी इनकी मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से। हाँ जी। उनके आप कौन लगते हैं? मेरा भाई है जी। आपके भाई हैं? हाँ। तो क्या घटना हुई थी? मेरे भाई को मैं पहले कासगंज लाया तो कासगंज से रेफ़र कर दिया मेरे भाई को। तो ये एम्बुलेंस वाले से मैंने पूछा भाई इसमें ऑक्सीजन की सुविधा है क्या? नहीं। तो इसने कहा फुल सिलेंडर है। तो मैं ठीक है। फिर रास्ते में मेरे से बोला कि 1200 रुपये अलग से लगेंगे, बड़ा चार्ज है मेरा। ये सरकारी एम्बुलेंस है? प्राइवेट? सरकारी एम्बुलेंस है। तो ये 1200 रुपये मेरे से रिश्वत के मांग रहा। तो मैंने जगह चल तेरे को वो भी दे दूंगा। मैंने कहा मेरे भैया को जिंदा लेके चलना है हॉस्पिटल तक। कहाँ ले जा रहे थे आप? तो मैं अलीगढ़ ले जा रहा था मेडिकल कॉलेज के लिए। कहाँ से ले जा रहे थे? हम कासगंज से ले जा रहे जी। कासगंज प्राइवेट अस्पताल? सरकारी अस्पताल से जी। सरकारी ने रेफ़र किया तो मैंने सरकारी भी गाड़ी थी। अच्छा। हाँ। और तो फिर रास्ते में मेरा भाई ख़त्म हुआ
तो मछलिया की तरह मेरे भाई के पानी खत्म कैसे हो गया? हैं? कैसे खत्म? खत्म हुआ सर, ऑक्सीजन वगैरह खत्म हुआ, ऑक्सीजन यहीं फिर रास्ते में ही निमट गई सर। अच्छा, ऑक्सीजन खत्म हो गई इसमें? ऑक्सीजन 2 किलोमीटर में ही खत्म हो गई, और फिर भी ये 1200 रुपये मांग रहा था मेरे से। तो मैंने इससे कही भाई तू 1200 नहीं 1500 ले लियो। तो ड्राइवर कंडक्टर कहाँ है? वो कहाँ गए इसके साथ सर में? ये तो दोनों हेल्पर? मैंने इससे बोला मेरी भाई मैं कंप्लेंट कर दूंगा। जब मैं पैसे की भी बोला तो क्या कहते तू मेरे साथ मेरे धोखा क्यों किया? तो बोला कि सर धोखा नहीं हो रहा मेरे साथ, तुम्हारे साथ धोखा नहीं होगा। क्या नाम था ड्राइवर का? कुछ नाम मालूम है? सर हमें ड्राइवर के नाम नहीं मालूम। तो ऐसे ड्राइवर भागे हैं जैसे एक्सीडेंट करके गए हैं, तैसे दोनों लोग फरार हो गए। छोड़ के भागे क्या? हाँ, एम्बुलेंस छोड़ के दोनों भाग गए। मैंने कहा मैं कार्रवाई करूंगा। मैंने कहा तुम्हारी ऑक्सीजन कैसे खत्म हुई? सर जनपद कासगंज में एम्बुलेंस में एक व्यक्ति की मौत हुई है, इसको लेके क्या कहेंगे? ये मरीज था नंदकिशोर उसका नाम था, और ये आया था कल जिला CSC अशोकनगर में, और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी इसकी, और ये टीबी का मरीज था, और इसकी सांस ज़्यादा खुली थी। जब ये हमारे पास आया था अस्पताल में, इसको रेफ़र किया गया था एम्बुलेंस में ऑक्सीजन थी, और वो सिलेंडर ये बताया गया है सिलेंडर पूरा भरा हुआ था ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की कमी से वो मरीज रह रहा है। वो बीमारी जो उसकी बीमारी भी थी टीबी की, बहुत ही खराब कंडीशन में था, लेकिन जो परिजनों का कहना है वो ऑक्सीजन की कमी बता रहा है, ऑक्सीजन नहीं लगाई गई थी। ऑक्सीजन लगी थी एम्बुलेंस में ही, ऑक्सीजन लगाते तब भेजा जाता है। सर एक तरफ जैसे योगी सरकार है बात कर रही है कि एम्बुलेंस वगैरह सब में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन परिजन इस बात को नकार रहे हैं। नहीं, इसमें एम्बुलेंस में ऑक्सीजन थी, सिलेंडर पूरा भरा होता है, ऑक्सीजन कभी नहीं थी, उसकी वजह से नहीं मरा। क्या परिजनों की तरफ से कोई आपको एप्लीकेशन वगैरह मिली है? अभी सर तो वहाँ पर थाने में दी है हमारा एप्लीकेशन, तहरीर दी है। अगर इसमें कोई बात होगी तो कार्रवाई की जाएगी। मैं जाँच उसके लिए जाँच सौंप दी है कुछ लोगों को, जो जाँच करवाई जाएगी। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल सिंह की रिपोर्ट। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार पहला सड़क दुर्घटना बालूमाथ पाकी मार्ग झाबर के पास घटी थी, जहां तेज रफ्तार से आ रही बाइक में सवार ब्रह्मदेवगंज उम्र 52 वर्ष सोपासन अनियंत्रित होकर गिर पड़े, जिससे वह घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बालूमाथ थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार महतो ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक अशोक कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार किए गए। दूसरी घटना बड़का बालूमाथ के पास घटी, जहां बालूमाथ से दीपक कुमार चौरसिया 24 वर्षीय, दूसरा अक्षय कुमार। मथुरा जिले के थाना राय क्षेत्र के गांव धर्मपुरा निवासी से बाइक टकराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जहां कुछ नामजद लोगों ने 2 युवकों से मारपीट कर दी, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। युवक घायल अवस्था में थाने पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई, जहां घायल युवक दिलीप वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि हम अपने छोटे भाई के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे। बाइक साइड में खड़ी कर रखी थी, तभी पीछे से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी और फिर झगड़ा करने में दोनों लोग उतारा हो गए, जहां मारपीट हो गई और फिर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। एक मामला शांत करा दिया गया। फिर हम सब्जी लेने के लिए गांव कारब बैठ पर जा रहे थे, तभी नामजद व्यक्ति 3-4 लड़कों को लेकर आता है और उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। क्या नाम है आपका और ये क्या मामला है जो आप पे चोट वोट लगी है? मेरा नाम दिलीप वैष्णव है। ये मामला ये है कि हाँ, मेरा छोटा भाई जा रहा था वहाँ से रास्ते से, तो थोड़ी सी गाड़ी टकरा, यानी कि वो 2 लड़के आए थे वहाँ से, तो वहाँ से ऐसे आया था, उन्होंने मेरे छोटे भाई का साइड में गाड़ी रोक के खड़ी कर रखी थी, तो मेरे छोटे वाले की गाड़ी ठोकी, तो उनसे झगड़ा कर रहा है कि अरे तू ये देख के नहीं चला सकता गाड़ी। उसके बाद थोड़ी सी वहाँ पर मारपीट हुई, गाँव वाले थोड़ा सुलझा मिलझा दिया, तो वहाँ से हम सब्जी लेने निकलते हैं अपनी पेट को, कार पेट को। तो वहाँ से तो हमारे पीछे 3-4 लड़के को लेके वहाँ हमारे पीछे आया, तो वहाँ मुझसे मारपीट की है। कौन लोग थे जिसने मारपीट किया? यही कार 2-3 लोग कार पे थे, एक भतिया का यानी हरिबंद नगला का था, एक भतिया का था। कौन सा आपको कौन सा गाँव? मेरा गाँव धर्मपुरा। मथुरा से कैमरा पर्सन निशांत कटारा के साथ जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।